दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है जिसका सीधा फ़ायदा एनएचपीसी लिमिटेड को हो सकता है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि सरकार ने इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार की मंशा और इस कंपनी के फ्यूचर प्लान। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी जिसका अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री हो चुकी है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। बहुत ही पुरानी इस पीएसयू स्टॉक में कोई खास तेज़ी नहीं बनी पिछले 10 सालों में। क्या स्टॉक आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। 2 बार 118 पे जाके स्टॉक इस समय 100 से नीचे है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? अगस्त के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं, वो क्या इशारा करें उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 95.70 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 95.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 96.50 तक स्टॉक दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे आ गई बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग और जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया 94 पर। अंत में क्लोजिंग 94.47 के आसपास या 0.87% की गिरावट के साथ। लेकिन ये क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है। कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई जिसका दबाव बना। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक 2 सितंबर को 100 को टच कर गया था। अब वहाँ से इसमें फिर गिरावट की संभावना बनी और वो 100 रुपीज़ के आसपास 2 सितंबर को स्टॉक था, वो 9 सितंबर को 94 पर आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 94 95 के आसपास पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वहीं पर आपको दिखाई देगा। यानी एक तरह से यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करा और जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी और ये पुरानी जो 118 की हाई है उसको तोड़ेगा तो फिर नई हाई बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2 बार इसने 118 को तोड़ने की कोशिश की, वहीं से फिर रिटर्न हो जाता है स्टॉक। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे श्री मिलन गणेश गोखले जो ईडी है और इनका जो आप देखें जो पद है वो डेप्यूटेशन टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से उनको यहाँ पे मेंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक में उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो उनका आप ये देखिए डेप्यूटेशन हुआ है 12 सितंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने यहाँ पे 12,461 करोड़ के यहाँ पे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुकी है। इसके माध्यम से 31,350 मेगावाट की हाइड्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे। तो यूनियन कैबिनेट की तरफ से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए और आने वाले समय में ऊर्जा की ज़रूरत को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करीब सरकार ने 12,461 करोड़ की रकम सैंक्शन कर दी है। तो इस बड़ी अमाउंट के माध्यम से फाइनेंशियल 2024-25 से लेकर फाइनेंशियल 2031-32 तक के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे हाइड्रो पावर के। अब इस मौके पे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्कीम के तहत कैबिनेट चाहती है कि जो इस समय जो रिमोट एरिया है वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू हो और जिससे लोगों को बिजली का निर्माण जो हो उससे तो फ़ायदा हो, ग्रीन एनर्जी मिले, लेकिन साथ में रोज़गार भी उपलब्ध हो। तो सरकार का काफ़ी शानदार फैसला है जिससे आने वाले समय एनएचपीसी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 80% पोर्टफोलियो अगर देखें एनएचपीसी का तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर ही है। सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए 2 मार्च 2019 में ही कुछ नई पॉलिसी बनाई थी, जिसमें आप देखते हो कि हाइड्रो पावर परचेस ऑब्लिगेशन HPOS शुरू किया था। इसके अलावा भी देखें जो टैरिफ को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव किया गया था और जो फ्लूड की वजह से जो बड़े बड़े बांध जो डैमेज हो जाते हैं उसके लिए भी टेक्नोलॉजी में बदलाव करके उसको मजबूत किया जाए। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, ब्रिज का निर्माण करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम लाई है, जिससे आने वाले समय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से बिजली का निर्माण हो पाएगा। तो देख सकते हो कि एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्पेशली गांव छोटे कस्बों में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा और सरकार अपना जो गोल सेट किए 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना 2030 तक, उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। तो एनएचपीसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट करती है, आने वाले समय सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो है गुजरात गांधीनगर से।
आरई इवेंट होने जा रहा है। ये ग्लोबल समिट है जो 16 तारीख से शुरू होगा, 18 तारीख को ख़त्म होगा। इसका मकसद है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में निवेश लाना। विश्व के काफ़ी देश है जो यहाँ पे निवेश करने के लिए आ रहे हैं और देख सकते हो कि स्टेट बहुत सारी है जो इसमें पार्टनर के तौर पे जुड़ी है। तो ये चौथा आरई इन्वेस्ट ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जिसमें चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज अलग अलग, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर विश्व के देश है जो यहाँ पे निवेश करेंगे। और काफ़ी बड़ा ये ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों से करेंगे और ये 3 दिन तक चलने वाला, 16 से 18 दिन महात्मा मंदिर गांधीनगर में ये प्रोजेक्ट जो है पूरा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में देखें तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी इसको होस्ट करेंगे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एनर्जी और कन्नू भाई देसाई, ये सारे यहाँ पे इस इवेंट का हिस्सा होंगे। और देख सकते हो कि इसके अंदर 40 अलग अलग सेशन होंगे और 25,000 डेलीगेट्स यहाँ पे हिस्सा लेंगे 140 अलग अलग देशों से, और इसमें करीब 200 के ऊपर स्पीकर्स होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार होते हुए दिखाई देंगे। विश्व के बड़े बड़े देश यहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे। पार्टनर स्टेट भी अगर आप देखें तो आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखें तो हाई लेवल के डेलीगेशन भी आने जा रहे हैं, जिसमें यूएसए से, यूके, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन, ओमान, यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, वहाँ से डेलीगेशन आएंगे। सबको अभी इस समय इंडिया के अंदर बहुत सारी रुचि है कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर का इंडिया हब बन सकता है और उसमें वो भी अपना योगदान चाहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से इंडिया एक ग्लोबल हब बन सकता है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनएचपीसी के लिए भी। तो यहाँ पे निवेश की संभावना बिल्कुल बनती है। अब अगस्त महीने के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 म्यूचुअल फंड ने नया निवेश किया है अगस्त महीने में एनएचपीसी लिमिटेड में, लेकिन सामने 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया, उन्होंने अपने शेयर बेचे हैं यहाँ पे। तो जो पलड़ा भारी देखे तो भी फिलहाल बिकवाली का ही है, 14 बेचने वाले, सामने 12 खरीदने वाले। और इसके पीछे वजह भी है, पिछले कम से कम 2-3 महीनों से अगर आप देखें स्टॉक दबाव में ही है। 2 बार इसने 118 को पार करने की कोशिश की, उसको कामयाबी नहीं मिली और अभी 100 के नीचे तो सोचते हैं कि इसमें से एक बार निकला जाए। वैसे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, जिसमें अगर हम देखें तो भारत 22 ETF का यहाँ पे 20,550 करोड़ का AUM है। इसके अलावा अगर आप देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट इनकम ने यहाँ पे 39,432 करोड़ का AUM किया है, जो काफ़ी बड़ा है। SBI का भारी भरकम निवेश हुआ है इस स्टॉक के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो CPSE ETF ने भी 46,098 करोड़ का AUM किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का 17,817 करोड़ का AUM है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर ग्रोथ ने भी 14,445 करोड़ का AUM लिया हुआ है इसमें। तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा जो इसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट महाराष्ट्र के साथ में। और इस डिपार्टमेंट जो ये MOU, इसका मकसद है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाए महाराष्ट्र में। तो कुल मिला के आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलरेडी कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि राजस्थान, यूपी और गुजरात में कंपनी ने इलेक्शन के पहले ही बहुत सारे हमारे पीएम मोदी जी की तरफ से अनाउंस हो चुके, वो सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे सोलर प्रोजेक्ट एनएचपीसी के। इसके अलावा एनएचपीसी लिमिटेड कारगिल में देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, और इसके ऊपर से सबसे जो बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है कि नवरत्न का दर्जा सरकार ने दे दिया है और इसीलिए आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।